everyone, this is Sai Shakir, your host and host, and welcome back to the 5th episode of our career counseling series, The Neem Hakim. और इस एपिसोड से हमने अपनी पॉडकास्ट की थीम को थोड़ा सा चेंज किया है बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेस, जिसकी वजह से हमारी पॉडकास्ट की सीरीज के अंदर बहुत ज्यादा डिले आ रहा था। सो बिना किसी इंतजार के लेट्स वेलकम आवर टुडेज गेस्ट मिस्टर कमाल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कमाल हुसैन है एंड आई एम द को-फाउंडर एंड सीईओ ऑफ पार्कपेस एंड आई एम आल्सो द को-फाउंडर ऑफ एएम जोनर कंसल्टिंग। इन दोनों कंपनीज के अलावा मेरे छोटे मोटे और भी बिजनेसेस काफ़ी सारे हैं। लोकल ई कॉमर्स में मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, जिसमें मैं जो है वो चाइना से इन्वेंट्री ऑर्डर करता हूँ और यहाँ पर जो है वो सेल होती है। इसके अलावा ड्रॉप शिपिंग में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ मैं एंड शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग हो गई, अमेजॉन ड्रॉप शिपिंग हो गई, अमेजॉन होलसेल हो गया, अमेजॉन एफबीए प्राइवेट लेबल जो है उसके डिफरेंट वेंचर्स हमने क्लाइंट से खरीदे हैं, उनको ग्रो किया है। तो ई कॉमर्स एंथुजियास्ट आप मुझे कह सकते हैं, बट बाय प्रोफेशन जो है, बाय एजुकेशन जो है वो मैं एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ। एनईडी यूनिवर्सिटी से मैंने जो है वो ग्रेजुएट किया है 2017 में। तो ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन था मेरे बारे में। डिफरेंट कंपनीज हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें मेन जो फोकस एक हमारी बड़ी कंपनी वो एएम जोनर कंसल्टिंग जो प्राइमरी है। छोटे मोटे हम पार्टनरशिप्स करते हैं, हम जो है वो कोलैबोरेशंस करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के साथ मैंने किया था। लोकल ई कॉमर्स का हमारा बड़ा वेंचर चल रहा है, जैसे हम चाइना से इन्वेंट्री मंगवाते हैं। अभी भी 30 लाख की इन्वेंट्री हम लोग मंगवा रहे हैं और फिर उसको सेल आउट करेंगे हम लोग। तो काफ़ी सारे बिजनेस वेंचर्स हैं। तो एक मेन जिसमें हमने सक्सेसफुल बहुत ज़्यादा उसको बनाया वो एएम जोनर है और लोकल है। बाकी छोटे मोटे और बहुत सारी चीज़ें की हैं। ठीक है, अब हम एक और नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि प्राइमरी मैं देख रहा हूँ। उसको प्राइमरी हमें बिजनेस बनाना है, वो है पार्कपेस के नाम से। ठीक है, पार्कपेस का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जो बिजनेस स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस ओनर्स होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट वही करते हैं पाकिस्तान की नेशन बिल्डिंग के अंदर। वो सैलरीज पे करते हैं, ये लोग जो हैं वो टैक्सेशन जो है ना उसमें वो कंप्लायंस में बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। ठीक है ना, और ये क्लाइंट्स को अच्छी सर्विसेज भी दे रहे होते हैं। एट दी एंड क्या है, स्ट्रगल भी सबसे ज़्यादा यही करते हैं। आखिर में क्या है, सिर्फ अपनी कंपनी से सिर्फ अपनी सैलरी निकाल रहे होते हैं, प्रॉफिट्स निकाल नहीं रहे होते, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कर ही नहीं होती। तो सबसे ज़्यादा दे ये होते हैं पाकिस्तान को, सबसे कम ये ले रहे होते हैं। अपनी लाइफस्टाइल ये लोग जो है ना वो कर लेते हैं। टाइम उनका जो है ना वो 12-12 घंटे बिजनेस को दे देते हैं। बहुत ज़्यादा जो है ना वो हमेशा लगे होते हैं, हर चीज़ खुद कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल खुद करते हैं और एट दी एंड उनको कुछ बचता नहीं है। बिजनेस जो है ब्रेक इवन कर रहा होता है। तो उन बिजनेस ओनर्स को हेल्प करने के लिए जो है वो पार्कपेस आई है और पार्कपेस डिफरेंट सेशंस करेगी, डिफरेंट सेमिनार्स करेगी, डिफरेंट ऑनलाइन सेशंस होंगे, डिफरेंट फिजिकल सेशंस भी शायद हों। और फिर जो है वो पार्कपेस उनको हेल्प करेगी बिजनेस ओनर्स को कि वो अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है पार्कपेस का। अच्छा जी, मैं अपनी जर्नी बताने में हमेशा बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरी जो जर्नी है ना वो काफ़ी लोगों के लिए इंस्पायरिंग हो सकती है। 2017 में एनईडी से ग्रेजुएट हुआ मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में। तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट होते ही एक हर किसी का यही होता है कि एक बड़ी सी कंपनी में एक अच्छी सी जॉब लग जाए। तो अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली और जो है मेरी फातिमा फर्टिलाइज़र में जॉब लग गई। 1 साल फातिमा फर्टिलाइज़र में मैंने जॉब की, लेकिन यूनिवर्सिटी के 4th ईयर से ही ना मुझे बिजनेस करने का बहुत शौक था। तो डिफरेंट चीज़ें मैं एक्सप्लोर करता था, कभी प्रिंटिंग के बिजनेस में, कभी फूड के बिजनेस में, डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट चीज़ें। और एनईडी में मैंने इवेंट्स बहुत सारे करवाए थे, बहुत सारे इवेंट्स करवाए थे। मैं प्रेसिडेंट भी रहा डिफरेंट सोसाइटीज़ का, बहुत सारी चीज़ें करवाई। तो फातिमा फर्टिलाइजर से मैंने ये सीखा कि मैं शायद एज ए इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर जो मेरी पोस्ट थी मैं उसके लिए नहीं बना और मुझे कुछ अपना करना चाहिए। और अपने के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुझे समझ आ रही थी वो इवेंट मैनेजमेंट समझ में आ रही। तो मैंने फातिमा फर्टिलाइजर की 1 साल जॉब करने के बाद 80,000 की सैलरी और प्लस वो गाड़ी भी ऑफर कर रहे थे, वो छोड़ के मैं आया कराची वापस, क्योंकि फातिमा फर्टिलाइजर की जॉब थी सादकाबाद में। कराची वापस आने के बाद मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी जो है वो सेलेक्ट की इवेंट मैनेजमेंट की, जिसमें मेरी सैलरी जो थी वो सिर्फ 25,000 थी। तो 80,000 प्लस गाड़ी की जॉब छोड़ के मैं आया 25,000 की जॉब करने। वहाँ पर मेरा मकसद पैसे कमाना नहीं था, सिर्फ मेरा मकसद था कि इवेंट मैनेजमेंट सीखूं, ताकि उसके अंदर मैं कोई गैप्स ढूंढूं और उसके अंदर मैं कोई क्लाइंट्स को सर्विस दूं और अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। अच्छा, इवेंट मैनेजमेंट की जब मैंने जॉब ज्वाइन की तो उसमें मेरा मकसद मेन जो था वो वहाँ पर लर्निंग था कि मैं कुछ इवेंट मैनेजमेंट सीखूं प्रोफेशनली एंड देन फिर मैं अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करूँ इवेंट मैनेजमेंट के अंदर। बट 1 साल इवेंट मैनेजमेंट करने के बाद मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि इवेंट मैनेजमेंट शायद मेरे लिए नहीं है। अच्छा, इवेंट मैनेजमेंट की मैं जॉब कर रहा था, इसी के साथ मैंने ई कॉमर्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया, खास करके अमेजॉन के मैंने जो है वो 3 लाख रुपए का एक यूएस के ट्रेनर थे, उनका मैंने कोर्स लिया, उससे मैंने पूरा सीखा। अच्छा, सीखने के बाद जो है वो मैंने आहिस्ता आहिस्ता खुद इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट कर दी। जब मैं समझा कि हाँ अब मुझे चीज़ें आ गई हैं,
फिर मैंने एक एक करके क्लाइंट को पिच करना शुरू किया और क्लाइंट्स लेने मैंने शुरू किए। क्लाइंट को वैल्यू देते गए, एक क्लाइंट से 2 क्लाइंट, 2 क्लाइंट से 3 क्लाइंट। फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक प्रोफेशनल कंपनी ज्वाइन की जाए जो कि अमेजोन की सर्विसेज देती है, ताकि जो है वो और मैं प्रोफेशनली अपने आप को ट्रेन कर सकूं। अच्छा, फिर मैंने जो है वो एक कैनेडियन कंपनी थी, वहां पर मैंने जो है वो अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वहां पर सेलेक्ट हो गया। वहां पर मैंने तकरीबन 1 साल मैंने वहां पर काम किया, जिसमें 6 महीने मैंने टीम मेंबर काम किया और 6 महीने के बाद उन्होंने मुझे एज अ मैनेजर उन्होंने हायर कर दिया था। और वहां पर मैं 15 to 20 पीपल की जो टीम थी वो पूरी मैं हैंडल कर रहा था। उनका पूरा कराची का ऑफिस मेरे अंडर आ रहा था, उसको मैं देख रहा था। उसके अंदर अमेजोन की मार्केटिंग भी थी, पीपीसी भी थी और अमेजोन की जो है वो ब्रांडिंग से रिलेटेड चीजें भी थी। अच्छा, जब 6 महीने हुए थे मुझे उस कैनेडियन कंपनी में, तब मैंने समझा कि अपने आप को कि अब मैं इतना वो हो गया हूँ कि अब मैं अपनी कंपनी बिल्ड कर सकता हूँ। मुझे सिस्टम्स के बारे में पता चल गया, मुझे टीम मैनेजमेंट के बारे में पता चल गया, मुझे एचआर से रिलेटेड हायरिंग से बारे में पता चल गया, फायरिंग से रिलेटेड पता चल गया। फिर मैंने जो है वो एक मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं मेरे बचपन के, हसन बेग, उनके साथ मिलकर मैंने पार्टनरशिप की और अमेजोन की हमने कंपनी जो है वो स्टार्ट की एएमजोनर कंसल्टिंग के नाम से, जिसमें हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स को अमेजोन से रिलेटेड सर्विसेज दे देते थे। वो आहिस्ता आहिस्ता हमने ग्रो की, 1 एम्प्लॉई 2 एम्प्लॉई, हमने जॉब के साथ उसको कंटिन्यू किया। ऐसा नहीं कि आज आइडिया आया और हमने जॉब छोड़ दी और हमने जो है ना वो एएमजोनर कंसल्टिंग को पूरा दे दिया। तो एएमजोनर कंसल्टिंग जो है वो हमारा किचन अभी नहीं चला रही थी, अभी हमारा किचन वो जॉब चला रही थी। तो मुझे अभी भी याद है कि इसी बिल्डिंग के जो है वो छत पे मैं और हसन जो है वो पहले प्राइमरी अपनी जो जॉब्स होती थी वो करके 6 बजे हम लोग इस छत पे मिलते थे। उस छत पे हम लोग 6 बजे से रात को 1 बजे तक हम लोग काम करते थे और अपने क्लाइंट्स को, अपने बिजनेस के ऊपर हम वर्किंग कर रहे होते थे। और इसी दौरान मेरी शादी भी हुई थी, तो बड़ा एक मजे वाला काम था और बड़ा याद आता है अभी मुझे कि वो क्या दिन थे कि जब हम इतनी ज्यादा मेहनत करते थे। अभी भी मेहनत है लेकिन डिफरेंट तरीके की मेहनत है। बहरहाल, तो फिर 6 महीने हमने ऐसे काम किया। 6 महीने के बाद जब हमने देखा कि हाँ अब टीम भी हो गई है, वर्क फ्रॉम होम कर रही है टीम और हम भी जो है वो फुल टाइम जॉब भी कर रहे हैं और एएमजोनर कंसल्टिंग भी कर रहे हैं, तो अब वो टाइम है कि एएमजोनर कंसल्टिंग इतना ग्रो हो गई है कि हम फुल सैलरीज जो है वो अपनी कंपनी से खुद विड्रॉ कर सकते हैं। तो वहां पर फिर हमने ये फैसला लिया कि अब जॉब को करें टाटा बाय बाय और हम अपना बिजनेस को फुल टाइम दे दें। तो वहां पर आके फिर हमने एक ऑफिस लिया। वो ऑफिस 4 मंथ के अंदर ही पूरा फुल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास 10-12 एम्प्लॉइज हो गए थे। हमें बड़ा ऑफिस चाहिए था, तो हम जहां पर अभी हैं यहाँ का हमने ग्राउंड फ्लोर जो है वो हमने लिया एंड वो अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने में वो भी पूरा फुल हो गया। हमारे पास 25 एम्प्लॉइज हो गए थे। फिर हमने ऊपर की जहां पर हम अभी बैठे हुए हैं ये हमने जगह ली और यहाँ पर जो है वो फिर हमने टीम को और ग्रो किया और बिजनेसेस हमने जो है वो उनमें पार्टनरशिप्स की, कोलैबोरेशंस की, इन्वेस्टमेंट हमने की। अल्हम्दुलिल्लाह एएमजोनर जो हमने स्टार्ट की थी वो हमने 0 इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट की थी, क्योंकि हमने बिल्कुल बूटस्ट्रैपिंग से स्टार्ट किया था। बूटस्ट्रैपिंग कॉन्सेप्ट स्टार्टअप में यूज होता है कि आप स्लोली अपने बिजनेस को इंक्रीज कर रहे होते हो, बढ़ा रहे होते हो। तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट की हमें एज सच नीड नहीं पड़ी। तो 0 इन्वेस्टमेंट से हमने एएमजोनर को स्टार्ट किया और एएमजोनर के प्रॉफिट से फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो बिटकॉइन में भी 10 लाख रुपीस हमने इन्वेस्ट किए। हमने लोकल ई-कॉमर्स में भी इन्वेस्ट किए। बहुत सारी जगहों पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन्वेस्टमेंट की और काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले। अच्छा जी, बहुत अच्छा सवाल है कि कब जो है वो एक जॉब करने वाले को जो है वो जॉब छोड़ के अपने बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए। ये बड़ा एक बारीक जो है ना वो पॉइंट है, इसमें अक्सर जो है लोग गलती कर लेते हैं। ठीक है ना। मेरी जर्नी से आपको क्या सीखने को मिलता है कि मेरी फुल टाइम जॉब थी, ठीक है, वहां से जो मुझे अर्निंग होती थी उससे मैं किचन इनकम चला रहा था, बिकॉज किचन इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट। किचन इनकम अगर आपकी हिलेगी तो आपकी सोचने की सलाहियत कम हो जाएगी। आप अपने बिजनेस में काम ही नहीं कर पाओगे जब तक आपकी किचन इनकम ठीक नहीं होगी। ठीक है, तो जॉब अगर आप लोगों की है उसको कंटिन्यू करें। यहाँ पर एंटरप्रेन्योर यहाँ बनता है, इस पोजीशन पे एंटरप्रेन्योर बनता है कि वो 6 बजे के बाद 9 to 6 अगर जॉब कर रहा है तो 6 बजे के बाद वो एक्स्ट्रा टाइम निकाले, और शुरू के दिनों में निकालना पड़ता है, तभी वो कहलाएगा एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर ऐसे नहीं है जो सोचे कि मैं कुछ करना चाहता हूँ और वो उसके लिए कुछ करे नहीं और एंटरप्रेन्योर बन जाए, ऐसा नहीं है। वो स्ट्रगलिंग का टाइम होता है जिसमें 6 से फिर ऑनवर्ड्स मे बी 12 बजे तक, 1 बजे तक आप काम करते हो। उसमें आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे, आपको अपना दिमाग बोलेगा कि यार मैं थक गया हूँ, मेरा जिस्म आप वो अलाउ नहीं कर रहा, मेरी सोचने की सलाहियत अलाउ नहीं करती, लेकिन आपको लगे रहना है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। अच्छा, उसमें भी फिर एक तरीका होता है बिजनेस को स्टार्ट करने का। स्टार्ट फास्ट, फेल फास्ट, रीस्टार्ट फास्ट। ये बड़ी एक डिफरेंट एक वो है, मैं इस पर पूरा डिटेल में मैं अपनी वीडियो में भी शेयर कर चुका हूँ। तो क्विकली आप स्टार्ट करते हो, क्विकली मार्केट चेक करते हो और क्विकली आप उसको पिवट करके अपना बिजनेस मॉडल सेट करते हो सबसे पहले। और ये आप जो टाइम है 6 से 9 बजे वाला, 6 से 9 या 6 से 12 मतलब मेन जॉब के अलावा वाला टाइम, उसमें आप करते हो।
ठीक है। आप लगे रहते हो 1 महीना 2 महीना 3 महीना, आप टीम मेंबर ऐड करते हो। जब आप ये समझते हो कि यार हाँ अब मेरा अपना बिजनेस इतना स्टेबल हो गया है, ठीक है, कि मैं अगर अपनी जॉब छोड़ूं तो मैं जितनी सैलरी मैं जॉब से निकाल, लेट्स से 1 लाख रुपीस मैं जॉब से निकाल रहा हूं, तो उतनी सैलरी मैं अपनी कंपनी से निकालूं तो मेरी कंपनी पे कोई फर्क ना पड़े, मेरी सैलरी विड्रॉ करने पे मेरी कंपनी पे कोई फर्क ना पड़े। जब ये सिचुएशन जब भी आ जाए, जॉब छोड़ो और फौरन स्विच हो जाओ फुल टाइम अपने। ये एक फॉर्मूला है। बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में आप डिफरेंस पूछ रहे हैं, मैं आपको बिजनेस और स्टार्टअप में बेसिकली डिफरेंस बता देता हूँ, ठीक है। बिजनेस बेसिकली जो होता है ना, ये आप स्टार्टअप से शुरू करते हैं। स्टार्टअप में अगर आप कोई आइडिया लेके जाएंगे, फॉर एग्जांपल कि मैं जो है वो चाइना से इन्वेंट्री मंगवाऊंगा और मैं पाकिस्तान में बेचूंगा, आप अगर ये आइडिया स्टार्टअप वाले लोगों को पिच करेंगे तो वो आपको बोलेंगे वो रहा दरवाजा, टाटा बाय बाय। स्टार्टअप वर्ल्ड ऐसे काम नहीं करता। स्टार्टअप वर्ल्ड में बात ही यूनिकनेस से शुरू होती है कि भाई ये चीज मैं कर रहा हूं, ठीक है, और ये पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा या पूरी दुनिया में कोई नहीं कर रहा। वहां पर फिर होती है इंटरेस्ट शुरू होता है और फिर पिच आपकी आगे शुरू होती है, ठीक है। जहां पर आप ट्रेडिशनल बिजनेसेस की बात करेंगे वहां पर स्टार्टअप वाले लोग टाटा बाय बाय हो जाएंगे। तो ये बेसिक फर्क जो है वो बिजनेसेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में और स्टार्टअप में ये है। अच्छा देखिए, मैं जो एम जोनर मैंने कहा आपको कि मैंने जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट किया है, ये स्टार्टअप की जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई ना, उसके लिहाज से दिस इज नॉट अ स्टार्टअप, दिस इज अ बिजनेस, ठीक है ना, कि जिसमें अमेजोन की पीपीसी जो है वो 2014 से चल रही है। 2014 से लोग अमेजोन की पीपीसी जो है ना वो प्रोवाइड कर रहे हैं। 2015-17 मैं तो 2018-19 में स्टार्ट किया, तो उससे पहले चीज तो चल रही है ना। तो अगर इस डेफिनेशन के लिहाज से बात की जाए तो ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस था सर्विस प्रोवाइड करने का, जो कि हमने डिजिटल सर्विस प्रोवाइड की, ठीक है। बट स्टार्टअप की डेफिनेशन में देखा जाए तो दिस इज नॉट अ स्टार्टअप, ठीक है। रही बात आपने इन्वेस्टमेंट की जो बात कही है, स्टार्टअप की जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, उसके भी बड़ा अच्छा एक मेरे पास पॉइंट है। एक गलती बच्चे ज्यादातर स्टार्टअप में आपने देखा होगा, यंग जनरेशन होती हैं, ठीक है ना, वो लोग गलती क्या करते हैं, वो लोग एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट या बिजनेस मॉडल क्रिएट नहीं करते। उनको बस एक आइडिया होता है, थोड़ा बहुत उनको नंबर्स और उनको जो है ना वर्ड सिखाए जाते हैं, उनको अवार्ड में पिच करना, अवार्ड लेना सिखाया जाता है, ना कि प्रोडक्ट के मॉडल के ऊपर या बिजनेस मॉडल के ऊपर काम करना सिखाया जाता है। एक परफेक्ट बिजनेस मॉडल बनाना और उसके थ्रू मार्केट को टेस्ट करना कि यार वेदर पीपल आर विलिंग टू पे फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस और नॉट। ये चीज नहीं करते, वो सिर्फ एक आइडिया की बेस पे जो है वो इन्वेस्टमेंट रेज करते हैं। दिस इज वेरी बैड। ये इन्वेस्टर के लिए भी ठीक नहीं है, ये उस जो है वो एंटरप्रेन्योर जो है, स्टार्टअप जो बिजनेस है उसके लिए भी ठीक नहीं है। इन्वेस्टमेंट कब रेज करनी चाहिए? जब आपने एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बनाया, ठीक है, वो भले बेसिक अभी स्टेज पर है, इनिशियल स्टेज पर है, उसको आपने मार्केट टेस्टिंग कर ली, आपने जो वो कुछ ट्रांजैक्शंस कर ली उसके साथ, आपने देख लिया कि हाँ मेरी टारगेट ऑडियंसेस क्या है, मेरा जो है वो परफेक्ट जो एक अच्छा प्रोडक्ट और अच्छा जो है या सर्विस जो है वो क्या है, और इन दोनों की इंटीग्रेशन से मैं कैसे प्रॉफिट कमा रहा हूँ। जब आपको बेसिक ये सवाल का जवाब मिल जाए कि सेगमेंटेड कस्टमर कौन सी है मेरा प्रोडक्ट या सर्विस कौन सी है, और इन दोनों को इंटीग्रेट करके मैं प्रॉफिट किस तरीके से जनरेट कर रहा हूँ, जब ये बेसिक मॉडलिंग आपकी हो जाए, तब अगर आप जाओगे इन्वेस्टमेंट रेज करने, तब आपको वैल्यूएशन भी ज्यादा मिलेगी। लेट्स से अगर आप स्टार्टिंग फेज में, आइडिया फेज में जा रहे हो, तो आपको 1 लाख रुपए जो है ना वो लेट्स से 1% के 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपने नंबर्स जनरेट कर लिया, आपने दिखा दिया, अपने आप को प्रूव कर लिया विद नंबर्स, देन फिर अगर आप अपनी फंडिंग रेज करने जाओगे और वैल्यूएशन आप करवाओगे, तो आपको जो है मे बी 1% के 10 लाख रुपए मिले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं समझता हूं कि फंडिंग्स आपको जो है वो लेटर स्टेजेस में लेनी चाहिए। बिजनेस को ग्रो करने के लिए फंडिंग लेनी चाहिए, ना कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। इसके लिए एमवीपी एक यूज होता है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, ठीक है, वो आप क्रिएट करते हो, और इसके लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती। इसके लिए आपको लेट से 1 लाख रुपए भी चाहिए, तो क्या आप लोगों के पास बाइक नहीं है? क्या आपके पास अपनी बाइक है और आप अपने प्रोडक्ट पे क्या बिलीव नहीं करते? अगर अपने प्रोडक्ट को बिलीव करते हो, बेच दो बाइक भाई, ठीक है। घर पे इतनी चीजें होती हैं, आप बेचो, अपने प्रोडक्ट पे लगाओ। अगर आपको प्रोडक्ट नहीं है, आप अपनी बाइक नहीं बेच सकते, आप बोलते हो इन्वेस्टर आएगा, मैं उससे फिर इन्वेस्टमेंट करवाऊंगा और मेरी बाइक जो है वो 1 लाख रुपए की, वो मैं नहीं बेचूंगा, तो इसका मतलब यार आपको अपने प्रोडक्ट पे बिलीव नहीं और आप बाकियों की इन्वेस्टमेंट ले रहे हो इनिशियल स्टेज में। तो बिजनेस बिल्ड करते हुए इन्वेस्टमेंट नहीं लेते, बिजनेस ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट लेते हैं। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, बिजनेस मॉडल बेसिकली 3 चीजों से बनता है, ठीक है। बिजनेस मॉडल में होता है कस्टमर, बिजनेस मॉडल में होता है प्रोडक्ट या सर्विस। दुनिया में देखिए 2 चीजें बेची जा सकती हैं, इन दोनों चीजों के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं बेचा जा सकता। या तो वो प्रोडक्ट होगा या तो वो सर्विस होगी, इसके अलावा दुनिया में कोई चीज आप नहीं बेच सकते, ठीक है। थर्ड चीज जो बिजनेस मॉडल की होती है वो होती है प्रॉफिट, ठीक है। आपके पास ऑडियंस है जिसको कोई ना कोई नीड है,
और उस नीड को फुलफिल आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस कर रहा है। इन दोनों की इंटीग्रेशन से अगर आप किसी तरीके से प्रॉफिट कमा लेते हैं, ये है बिजनेस मॉडल। जी, आपने सवाल पूछा कि क्लाइंट्स के रेड फ्लैग्स क्या हो, कि क्लाइंट से इनिशियल मीटिंग्स में ही हम पहचान लें कि क्या ये क्लाइंट लॉन्ग टर्म के लिए है, नहीं है, क्या ये क्लाइंट जो है वो मुझे पेमेंट करेगा भी मेरे काम करने के बाद या नहीं करेगा। देखिए, ये सब फीलिंग्स कब आती हैं, मैं आपको मैं जो है वो तुरंत बम बताता हूँ आपके ऊपर, ठीक है। देखिए, दो चीजें, अगर आप लोग एक अपनी सर्विसेज में कॉन्फिडेंट नहीं हो, ठीक है ना, एक दो चीजें याद रखिएगा, आप अपनी सर्विस में जो है ना वो कॉन्फिडेंट नहीं हो, या आपके पास जो है वो प्रॉपर सेल्स की जो है वो लीड्स नहीं है, ठीक है ना, तब क्लाइंट हमेशा अपर हैंड पे होगा, तब क्लाइंट हमेशा आपसे खेलेगा। आपके पास प्रॉपर ब्रांडिंग है अपनी कंपनी की, आपके पास प्रॉपर सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम है, आपके पास कंटिन्यूअस लीड जनरेशन हो रही है और कंटिन्यूअस जो है वो आपके पास सेलिंग चल रही है, ठीक है ना, तब क्या होगा, आप अपर हैंड पे होगे। तब जो है वो आप जब कॉल पे बात करोगे ना किसी क्लाइंट से, आपको 2, 3, 4 जुमलों में ही उसके बारे में पता चल जाएगा कि ये कैसा क्लाइंट है और वो आपको डील करना है नहीं करना, ठीक है। ये एक्सपीरियंस से ही पता चलता है। 4 तरीके के मैं समझता हूँ क्लाइंट्स होते हैं। एक आपके पास अमेजिंग कस्टमर होता है, दूसरा ब्रेड विनिंग होता है, तीसरा जो है वो कन्वीनियंस होता है, चौथा होता है डेंजरस कस्टमर। डेंजरस कस्टमर अगर आपको पैसे भी देना कि यार मेरा काम करो, आप बोलो भाई थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज, मुझे आपका काम नहीं करना। डेंजरस कस्टमर के साथ ये करना चाहिए, ठीक है। जो कन्वीनियंस कस्टमर है वो ये कि आता है तो आ जाए, उसके लिए आपको मार्केटिंग या सेल्स की एफर्ट नहीं करनी, आता है तो आ जाए। ब्रेड विनिंग कस्टमर ये होता है कि वो अच्छा कस्टमर होता है, अच्छा पे करता है, वो सवाल करता है बहुत, आपको थोड़ा बहुत तंग करता है, लेकिन ये है कि अच्छे पैसे कमा लेता है। अमेजिंग कस्टमर ये होता है कि यार जो बिल्कुल परफेक्ट होता है और जो है ना पैसे भी अच्छे पे कर रहा होता है और वो बार बार तंग करने वाला भी नहीं होता। वो सिर्फ देखता है कि हाँ भाई मंथ के एंड में हमारी इन चीज़ों के ऊपर हमारी एक मीटिंग होगी और फिर उस पर ऊपर ही वो फिर जज कर रहा होता है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जो रेड फ्लैग्स हैं वो आपको एक्सपीरियंस से आएंगे, पहली चीज, और उन रेड फ्लैग्स के साथ आपको उस क्लाइंट को लेना है नहीं लेना, और उसका अपर हैंड अगर आपको लेना है क्लाइंट के साथ तो उसके लिए आपकी सेल्स जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। अच्छा देखिए, इसमें जो है ना वो हायरिंग से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है जॉब रोल डिफाइन करना। अक्सर दफा देखिए गलती क्या करते हैं बिजनेस ओनर्स, वो जॉब रोल डिफाइन नहीं होता और वो बोलते हैं कि बस मुझे डिजिटल मार्केटर चाहिए, मुझे एडवर्टाइजर चाहिए, मुझे सेल्स कॉलिंग के लिए बंदा चाहिए। भाई सेल्स वाला बंदा कॉल आएगा, लेकिन उसका क्या सिस्टम बना हुआ है, उसको एग्जैक्टली आपको पता है कि वो आएगा तो पहला दिन क्या करेगा, दूसरा दिन क्या करेगा, तीसरा दिन क्या करेगा, उसके वीक के गोल्स क्या हैं, उसके मंथ के गोल्स क्या हैं। क्या आपने ये सब चीजें कहीं पर रिटर्न डाउन की हुई हैं? क्या आपने उसकी जेडी वेल डिफाइंड की हुई है? सबसे पहले हायरिंग में कहता हूँ हायरिंग सारी रोक दो, सबसे पहले हर पोजीशन की जो है वो आपको उसकी वो पता हो, जेडी पता हो, वेल डिफाइंड जेडी हो, ठीक है। अच्छा, जब वो डिफाइन हो जाती है आपको फिर पता चल जाता है अच्छा भाई ये इस तरह का मुझे बंदा चाहिए। अब जो जेडी के लिहाज से जो बंदा होता है, लेट्स से जेडी कहती है कि मुझे ग्रेजुएट बंदा चाहिए, तो आप हायरिंग की जो पोस्ट आप बनाएंगे उसके अंदर आप ग्रेजुएशन लिख देंगे। जेडी कहती है कि मास्टर्स वाला चाहिए इस फील्ड में, तो आप ये मेंशन कर देंगे। जेडी कहती है कि उसको माइक्रोसॉफ्ट जो है वो ऑफिस की जो है वो आनी चाहिए, तो वो आप मेंशन कर दोगे। तो जेडी के लिहाज से जब वेल डिफाइन हो जाएगी फिर आप हायरिंग की पोस्ट बनाते हो, ठीक है। हायरिंग की पोस्ट बन जाती है तो फिर आप क्या करते हो, डिफरेंट चैनल्स हैं, लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। डिजिटल साइड की अगर हायरिंग्स करनी होती हैं, तो लेबर साइड ऑफ हायरिंग्स करनी होती हैं तो उसके लिए लिंक्डइन नहीं है, उसके लिए rosie.pk है और इस तरह से और भी हैं। फेसबुक ग्रुप्स बहुत ज्यादा हैं, उसमें लेबर टाइप के भी लोग आ सकते हैं। पर्सनल रेफरेंस में बोलता हूँ इट्स वेरी वेरी गुड। पर्सनल रेफरेंस डायरेक्ट ये नहीं कि आपका कजन, फर्स्ट कजन या आपका भाई, इनको तो मैं कहता हूँ इनसे तो दूर से दूर भागो, ठीक है। पर्सनल रेफरल से मतलब मेरा ये है कि किसी एम्प्लॉय ने किसी को रेफर कर दिया या आपके कजन ने किसी को रेफर कर दिया, ठीक है, आपके भाई ने किसी को रेफर कर दिया, ये रेफरल हायरिंग बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत अच्छी होती है। ये इनके एक एहसास होता है और ये लंबा चलने वाली होती है। अगर डायरेक्टली आपने भाई को हायर कर लिया, कजन को हायर कर लिया, वहां पर आप उनके साथ जितने भी अच्छे उनको अप्रेजल दो, जितना भी उनको खुश रखो, वो खाला आपको आके बोलेंगे कि मेरे बेटे के साथ तो इसने ये किया, मेरे बेटे के साथ इसने ये किया, वो किया, ठीक है। तो पर्सनल रेफरेंस से जो उससे दूर हटें, बाकी दूर के जो रेफरेंस हैं वो बहुत अच्छी हायरिंग होती है। लिंक्डइन मैंने आपको बताया, इस तरीके से rosie.pk, फेसबुक ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप पे भी आप स्टेटस डाल सकते हैं कि वहाँ भी काफी लोग देखते हैं, वहाँ पे भी रेफर कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपने जो वो हायरिंग का पोस्ट बनाया उसको आप पहले वो फैलाते हो, ठीक है। इसमें फिर पेड एडवर्टाइजिंग भी होती है, आप गूगल एड और फेसबुक एड भी चलाते हो लोग हायर करने के लिए, कुछ कंपनीज ये भी करती हैं, और लिंक्डइन पे भी पेड एड्स जो है वो चल रहे होते हैं।
बहरहाल यहाँ से फिर आपका सीवीज आती हैं, आपने जेडी डिफाइन की हुई है, उस लिहाज से आप सीवीज को सॉर्ट करते हो और फिर आप जो है वो उनसे इनिशियल इंटरव्यू लेते हो। इनिशियल इंटरव्यू में वो भी जो आपने सिर्फ 4-5 सवाल बनाए होते हैं, आप उनकी इंग्लिश जज करते हो, आप जो भी बेसिक चीज़ें जो कॉल पे की जा सकती हैं, आप सैलरी एक्सपेक्टेशंस देखते हो कि आपके साथ मीट होती है नहीं हो रही, इस तरीके से आप उनका इनिशियल इंटरव्यू लेकर वहाँ से फिर स्क्रूटनाइज करते हो एंड देन फिर उनको इंटरव्यू बुलाते हो। इंटरव्यू पे बुलाते वक्त जो है ना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना वो होती है उनकी एथिकल वैल्यूज़ को जज करना। देखिए, ट्रेनिंग कोई भी करवाकर किसी भी बंदे को एक टेक्निकल बंदा बना सकता है, लेकिन एथिकल वैल्यू वो घर से या माहौल से ही सीख के आएगा और वो लॉन्ग टर्म जर्नी होती है। वो आप यहाँ पर आकर सिखा भी चाहोगे नहीं सीख पाओगे क्योंकि अब उसकी एज भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो एथिकल वैल्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जज करना। देन फिर आप उसकी टेक्निकल स्किल्स देखो, टेक्निकल नॉलेज देखो एंड देन फिर आप उससे डिफरेंट सवाल होते हैं, बहुत सारे तरह के सवाल होते हैं, उससे आप जज कर लेते हो। और वेल डिफाइंड जब जेडी होती है तो आप फिर उसी लिहाज से देख रहे होते हो कि वो हायरिंग जो है वो फिर उस लिहाज से हुई है। अच्छा जी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपना जो सबसे अच्छा डिसीजन समझता हूँ वो फातिमा फर्टिलाइज़र को छोड़ने का समझता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जब मैंने छोड़ा था तो बहुत मुझे ताने मिले थे। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था कि यार लोग जो है वो इस जॉब के लिए मरते हैं, इतने अच्छी पे होती है, आगे ग्रोथ के चांसेस ये हैं वो हैं, बट मुझे पता था कि मेरी जर्नी क्या है और मैं अपने आप को कहाँ पर देख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो बिजनेसेस चल रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं, एक सुकून है। मैं कहूँगा काम बहुत मुश्किल है, जॉब से बहुत मुश्किल है, बिजनेस करना जॉब से बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मैं गारंटी दे सकता हूँ बिजनेस जो है वो जॉब से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि खुशी देने वाला है। तो आपने जो खुशी पूछी है तो वो मुझे बिल्कुल अचीव हुई है बिजनेस से, और मैं भी आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। बट इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि अक्सर लोग जो ये गलती करते हैं वो बने ही जॉब के लिए होते हैं और वो समझते हैं कि वो बिजनेस कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस अपने आप को फाइंड आउट करना ज़रूरी है। जॉब करना इटसेल्फ बुरा नहीं है, अगर सब लोग बिजनेस करेंगे तो जॉब कौन करेगा, ठीक है ना। हाँ, एक पाक पेस तो अभी शुरू किया है, तकरीबन बहुत कम टाइम हुआ है इसको ग्रो करने का। 2023 का मेरा गोल ये है कि पाक पेस को एक रिकॉग्नाइज कंपनी बनाना है, प्रॉपर इवेंट्स जो है वो मैनेज करने हैं, प्रॉपर जो है एटलीस्ट मेरा टारगेट ये है कि 100 बिजनेस जो ओनर्स हैं एटलीस्ट उनको मैं एक हैंड होल्डिंग, उनको एक मैं बहुत बड़ी वैल्यू दे पाऊँ जो कि वो 8 फिगर 9 फिगर में कन्वर्ट करें अपने आप को। तो ये मेरा 2023 का गोल है। इसके अलावा जो है जो ऑलरेडी बिजनेस वेंचर चल रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा बहुत फोकस करना है। देखिए, ये चीज़ जो है ना कि बिजनेस से ज़्यादा स्टार्ट करना, ये चीज़ जो है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप बिजनेस स्टार्ट करके उनको स्टेबल कितना बना रहे हो। तो 2023 का गोल ये है कि पाक पेस को मुझे जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है, और इसमें जो है इसके अलावा जो ऑलरेडी जो मेरे सेकेंडरी बिजनेस चल रहे हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल करना है। तो दिस इज माय गोल। अच्छा जी, आपने पूछा कि 2023 में कौन से बिजनेस को एक्सप्लोर करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं ना इसमें मेरा एक डिफरेंट एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी बिजनेस ना अच्छा या बुरा नहीं होता, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छी या बुरी होती है, ठीक है। लेट्स से फूड बिजनेस की हम एग्जांपल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेटा 95% ऑफ फूड बिजनेसेस फेल, ठीक है ना। उसका एक रीजन मैं ये भी समझता हूँ, आजकल जिसको भी देखो वो बोलता है यार फूड बिजनेस करना है, यार चाय स्टार्ट करनी है, यार ये बर्गर स्टार्ट करना है, ये स्टार्ट करना है, ये स्टार्ट करना है। सब लोग फूड बिजनेस में बात करते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। आप जो वीडियोस देखें, ऐसे भी ब्रांड्स हैं जिन्होंने 6 महीने में 6 ब्रांचेस अपनी की हैं। तो उन्होंने कैसे की हैं? उनकी इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट है ना, बिजनेस मॉडल में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, बस एक जज्बा होता है कि बस फूड करना है क्योंकि फूड खाने का शौक है, बस वो भी खाता तो हर कोई है, शौक थोड़ी होता है ऐसे। लेकिन आप जो है उसकी प्रॉपर वर्किंग करो, प्रॉपर जो है ना वो आप मशवरा करो। इस पे मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, मेंटोरशिप इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, उसको इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं लोग। आप जो फूड बिजनेस के जो जायंट्स हैं, जो कि सक्सेसफुल हैं उस बिजनेस में, आप उनसे मशवरा करो, उनसे इम्प्लीमेंटेशन का तरीका पूछो, और आप फूड बिजनेस में भी चल सकते हो। इसी तरीके से अगर डिजिटल सर्विसेज की बात की जाए तो अक्सर लोग मैंने ऐसे भी देखे जो डिजिटल सर्विसेज में आने के बाद भी वो कर ही नहीं पाते, ठीक है, उनकी इंप्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है। तो मैं समझता हूँ बिजनेस जो है वो अच्छा या बुरा नहीं, इसकी इंप्लीमेंटेशन अच्छी या बुरी होती है। थैंक यू सो मच साद, आप आए, आपने टाइम निकाला, एंड काफ़ी अच्छी डिस्कशन रही, और आपसे भी काफ़ी ज़्यादा मैंने सीखा, आपने कुछ सीखा होगा मुझसे। और उम्मीद यही है कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो इस इंटरव्यू से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। और अगर मुझे रीच आउट करना है तो मेरी वेबसाइट है www.kamalhussain.com, KAMAAL। इसमें लोग अक्सर मिस्टेक कर लेते हैं। बाकी मेरे सारे सोशल हैंडल्स जो है वो बने हुए हैं,
आप जिस भी जगह पर जाके सर्च करेंगे 95 KAMAALH 95 कमाल एच, चाहे फेसबुक पे, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे ट्विटर पे, चाहे लिंक्डइन पे, चाहे टिकटॉक पे, और यूट्यूब पे चैनल जो है वो कमाल हुसैन के नाम से। तो इन सब जगहों पे आप कमाल 95 कमाल एच के नाम से सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह मेरी प्रोफाइल आएगी। मैं डेली पोस्टिंग करता हूँ, एक पोस्ट होती है और मैंने अपने आप को टारगेट दिया हुआ डेली वीडियो का, तो डेली वीडियो इंशाल्लाह और डेली पोस्ट जो है वो आपको मिलेगी। और वो बिजनेस ओनर्स के लिए मैं समझता हूँ मेरी एक पूरे 5 साल की जो लाइफ है, जो जर्नी है, जो लर्निंग्स हैं, उनका निचोड़ जो है मैं उन पोस्ट में डालता हूँ। तो आप लोग फॉलो करें सब जगहों को और इंशाल्लाह उससे भी आप लोगों को फायदा होगा और आप लर्न करेंगे।